हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चॅनल. आज हम लोग स्थूल वाचन का पहला टॉपिक जो है कि मोठे होत असलेल्या मुलांनो इस विषय के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. पहला जो क्वेश्चन है टिपा लिहा. उसमें पहला आता है बार्क. बार्क म्हणजे BARC म्हणजेच भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटरचे लघुरूप आहे. जैसे हम लोग WWW बोलते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब, वैसे BARC किसका शॉर्ट फॉर्म है? भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर का. ठीक है. बार्क को मराठी में क्या बोलते हैं? भाभा अणुसंशोधन केंद्र ऐसे बोलते हैं. डॉक्टर होमी भाभा हे भारतातील थोर अणुशास्त्रज्ञ होते. अणुशास्त्रज्ञ बोलते न्यूक्लियर सायंटिस्ट. त्यांनी भारतामध्ये अणुसंशोधनाचा पाया घातला. न्यूक्लियर रिसर्च का उन्होंने भारत में बेस तयार किया. भारताच्या अणुसंशोधनाचे होमी भाभा हे अर्धवीव होते, म्हणून त्यांचे नाव अणुसंशोधन केंद्राला दिले आहे. बार्क ही संस्था प्रचंड मोठी व नावाजलेली आहे. ही संस्था अणु ऊर्जेसंबंधित संशोधनाचे महत्वपूर्ण कार्य आजतागायत निष्ठेने करीत आहे. आज तक ये काम बहुत ही निष्ठापूर्वक किया जा रहा है भाभा के नाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे. अभी दूसरा जो टॉपिक है डॉक्टर होमी भाभा. डॉक्टर होमी भाभा हे भारतातील विश्वविख्यात अणुशास्त्रज्ञ होते. त्यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला. उन्होंने भारत में अणुसंशोधन यानी कि न्यूक्लियर रिसर्च का बेस रखा, म्हणून त्यांचे नाव अणुसंशोधन केंद्राला दिले आहे. ये पहले क्वेश्चन में भी है. BARC म्हणजे भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर. थोड़ा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ है बस. त्यांचे व्यक्तिमत्व तरुण नवीन शास्त्रज्ञ पीढ़ीला स्फूर्तिदायक होते. बहुत ही एनर्जेटिक थे और उनको देख करके नया पीढ़ी जो है वो उनसे सीख ले सकता था. लेखकांनी त्यांच्याबद्दल सांगितलेली एक आठवण आहे. लेखक जेव्हा ट्रेनिंग स्कूलला शिकत असताना तिथे होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते. मुला-मुलींनी त्यांना विचारले की आम्ही सर्वांना पुरेल इतके काम आहे का? एक बार वो वहाँ पे आए थे, उनका जहाँ ट्रेनिंग चल रहा था, तो ट्रेनिंग जो कर रहे थे उन्होंने होमी जहांगीर बाबा से पूछा कि आप जो हमसे इतना सब ट्रेनिंग करवा रहे हो, क्या इतना काम हमारे पास में होगा? हम इतना काम, जितने लोगों को आपने एडमिशन लिया है, क्या सब लोग जॉब पे लग जाएंगे? तभी होमी जहांगीर बाबा बोले, "हे तुम्ही चिंता करू नका. तुम्ही सर्वजण संशोधन करा. तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा. काय काम करायचे ते तुम्ही स्वतःच ठरवा. बॉसने सांगितले तेवढेच काम करायचे ही प्रवृत्ति चुकीची आहे." या मतलब क्या है कि आप खुद का काम खुद ढूंढो. कैसे काम करना है ये देखो. बॉस बोला उतना ही काम करना, ये जरूरी नहीं. आप भी काम ढूंढ के लेके आओ और इस संस्था को चलाने में मदद करो. काय काम करायचे तुम्ही स्वतःच ठरवा. जो काम करना है वो आप खुद ही डिसाइड कीजिए. बॉसने सांगितलं तेवढेच काम करायचं ही प्रवृत्ति चुकीची आहे. बॉसने बोला उतना ही काम करने का ये प्रवृत्ति जो है लोगों को बहुत ये है. मतलब टीचर बोलेगी उतना ही पढ़ाई करना है जरूरी नहीं. आप अपने मन से भी पढ़ सकते हो. या उद्गारातून होमी भाभा यांचा संशोधनाच्या बाबतीला सकारात्मक दृष्टिकोन दिसून येतो. स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिति केव्हा निर्माण होऊ शकते ते पाठाच्या आधारे लिहा. जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, स्काय इज द लिमिट का कोई वैल्यू नहीं है. डॉक्टर होमी भाभा यांच्या मते स्वतःच काम निर्माण करणे व काय काम करावे हे स्वतःच ठरवणे हा सकारात्मक विचार प्रत्येकाने करायला हवा. होमी भाभा के हिसाब से खुद का काम खुद निर्माण करना चाहिए और क्या काम करना है खुद ही हम लोगों को डिसाइड करना चाहिए, ये होमी भाभा ने कहा है. बॉसने सांगितले तेवढेच काम करणे ही कोणती प्रवृत्ती आहे? बॉसने बोला उतना ही काम करना, ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है. चिंता करीत न बसता कार्यरत व कार्यमग्न झाले कि स्काई इज द लिमिट. एक बार आपको खुद मालूम पड़ गया कि मुझे क्या काम करना है, फिर आपको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिती निर्माण होते. कोणीतरी बोट धरून चालवेल, मार्ग दाखवेल ही स्थिति आरंभी ठीक है. कोई उंगली पकड़ के चलाएगा, चलो स्टार्ट में ठीक है, लेकिन बाद में आपको खुद ही अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है. परंतु शेवटी स्वतःचे मार्ग स्वतः शोधणे, ऊर्जा मिळवणे व कार्यात सक्षम होणे हे ध्येय असावे. यालाच स्काय इज द लिमिट असे म्हटले आहे. ठीक आहे. तिसरा क्वेश्चन, मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम न होण्यामागचे कारणे कोणती असावीत असे तुम्हाला वाटते? बार्कमध्ये लेखक इंजिनियर म्हणून रुजू झाले. बार्क में लेखक को इंजिनियर बोलकर वहाँ पे जॉब मिल गया. तेव्हा त्यांना मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम करायला सांगण्यात आले. त्या प्रसंगातून आपल्याला मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम न होण्याची कारणे कळतात. तिथे सगळी यंत्रसामग्री असली तरी कोणी वापरत नाही. वहाँ पे सभी सामान थे लेकिन फिर भी उसका कोई यूज़ नहीं करता. इंजीनियरला वेल्डर व फोरमॅन लागतात. इंजीनियर को क्या क्या लगता है? वेल्डर लगता है, फोरमॅन लगता है. परंतु कोणाचीही मदत न घेता इंजीनियरने आधी सर्व कामे करायला हवीत. लेकिन किसी का मदद लिए बगैर इंजीनियर को खुद से काम पहले वो आना चाहिए. स्वतः सगळी कामे इंजीनियरला आली तर मग त्याला इतर माणसे हाताखाली मिळतील व ते आनंदाने काम करतील. खुद जब इंजीनियर को पूरा सब काम आ जाएगा, फिर उसके बाद में उस इंजीनियर को जितना आदमी जैसे चाहिए वैसे मिल जाएगा और सब वो इंजीनियर के हाथ के नीचे काम कर सकते हैं. आपल्याला येत नसताना दुसऱ्याला काम सांगणे योग्य नाही. अपन खुद को नहीं आएगा तो दूसरे को काम बोलना भी अच्छा बात नहीं है. प्रथम आधी काम करायचे, मग इतरांना सांगायचे. पहले खुद करना है, फिर
दुसरं को बताना है. हे घडत नसल्यामुळे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम होत नाहीत. ये हो नहीं रहा था, इसलिए मेटलायझिंग प्रक्रिया पे काम नहीं हो रहा था. आधी केले मग सांगितले या उक्तीची यथार्थता स्पष्ट करा. उत्तर: समर्थ रामदासांचे असे सुवचन आहे की आधी केले मग सांगितले. या उक्तीतून फार मोठा मोलाचा संदेश संत रामदासांनी दिले है. पहले करो फिर दूसरे को बताओ, है ना. आप खुद ही नहीं कर सकते तो दूसरे को ज्ञान देने का कोई मतलब है क्या? नाही, हे संत रामदास ने बोला है. आपल्याला एक भारी वाईट सवय असते, ती म्हणजे आपली कामे दुसऱ्यांनी करावीत. अपने को एक बहुत बुरा आदत रहता है, वो मतलब कि अपना काम कोई दूसरा करे. आपल्या आलसी प्रवृत्तीतून दे रे हरी खाटल्यावरी. अपना जो आलसी प्रवृत्ति है, आलसी प्रवृत्ति कैसा है, भगवान दे रहे हैं ना हमको बैठे बैठे, टेंशन नहीं है, भगवान हमारे को पेट दिया है तो खाने को भी देगा, ऐसा नहीं. अशी मनोभावना तैयार होणे गैर आहे. आपण परावलंबी न होता, मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर न होते हुए खुद के काम खुद ही करने का अपने अंदर वो इच्छा होना चाहिए. स्वतःची कामे स्वतः करण्याची धमक आपल्यात असायला हवी. आपण स्वतः आपली कामे करण्यात सक्षम असलो की आपण आपले उदाहरण दुसऱ्यांना दाखवू शकतो. अपन अपना काम खुद ही कर सकेंगे तो आपण अपना उदाहरण दूसरे को दिखा सकते हैं, है ना, बता सकते हैं. स्वावलंबी होऊन आपली कामे आपण केली की दुसऱ्यांनाही विश्वास वाटतो. स्वावलंबी हैं, अपन अपना काम खुद खुद कर रहे हैं, तो हम लोग दूसरे को भी बता सकते हैं कि भाई देख मैंने ऐसे ऐसे किया, अब तू भी कर. मग आपण दुसऱ्यांना आदर्शवत होतो. यालाच आधी केले मग सांगितले असे म्हणतात. ठीक है. इसके साथ में आपका नहीं, पांचवा क्वेश्चन भी है. प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे हे अधिक परिणामकारक असते. हे विधान स्वानुभवातून स्पष्ट करा. मतलब क्या है, खुद अपन एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे. ये बहुत ही लोगों को अपन बता सकते हैं. एग्जाम्पल्स देते हैं ना टीचर जितने होते हैं कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था. तो जब उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को महसूस किया है तब दूसरों को बता सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे उत्तर, बेटा. दिवाळीत रंगीत कागदी कंदिलाची शोभा मला खूप आवड़ते. दिवाली में रंगीत जो कागज रहता है ना, कंदिल दिवाली में लगाते हैं, तो वो कंदिल का लगा देगा तो घर के बाहर लगाना हम सबको सबको अच्छा लगता है. आई नेहमी बाजारातून छोटे कंदील विकत आणायची. माँ क्या करती थी, हमेशा बाजार से छोटे छोटे कंदील खरीद के लाती थी. या वर्षी मी ठरवले की आपण स्वतः कागदी कंदील तयार करायचा. बघूया जमते की नाही ते. इस बार उसने खुद ही ये किया कि मतलब मैंने खुद ही ऐसा सोचा कि इस बार क्या करूँगा, मैं अपने हिसाब से कागदी कंदील तयार करूँगा और जमता है की नाही देखते हैं. मी स्वतः स्टेशनरीच्या दुकानातून रंगीत जिलेटिन कागज व काड्या आणल्या. मैं खुद गया दुकान पे और वहाँ से प्लास्टिक जो भी जरूरत पड़ी मैं लेकर के चला आया. सुताचे बंडल आणले, धागे का बंडल लेके आया. नी दिवाळीच्या आदल्या सकाळी कंदील करायला घेतले और दिवाली के एक दिन पहले मैंने कंदील बनाने का काम चालू किया. चौकोनात काड्या जोडायला घेतल्या. चौकोन में मैंने काडी जोड़ा. चौकोन ऐसे ना, ऐसे सब काडी जोड के ले लिया मैंने. पण काही मनासारखे जमेना. दुपार झाली, मी पुन्हा विस्कटायचो, पुन्हा जोडायचो उसको. फिर उस कांडी जो थे उसको डिस्टर्ब कर देता था, फिर उसको जोड़ता था जब तक मन को नहीं जम रहा था. नीट जमत नव्हते, बराबर से जम नहीं रहा था. पण निर्धार केला की कंदील पूर्ण झाल्याशिवाय जेवायचे नाही. लेकिन मैंने अपने मन में निर्णय कर लिया कि कंदील अगर नहीं बनेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा. हळूहळू मला ते जमायला लागले. धीरे धीरे क्या हो गया, उसको कंदील बनाने का थोड़ा सा आइडिया मिल गया और वो जमने लग गया. पूर्ण कंदिलाच्या काड्यांचा सांगाडा तयार केला. सांगाडा म्हणजे तो ढाचा. मग त्यावर ताणून वेगवेगळे रंगीत कागद चिटकवणे सोपे गेले. अखेर खूप मेहनतीनंतर सुंदर कंदील तयार झाला. तेव्हा मला कळले कि प्रत्यक्ष अनुभवातून सीखने हे अधिक परिणामकारक असते. तो वैसे आपकी भी ज़िंदगी में कोई एग्जाम्पल रहेगा तो आप बता सकते हो, नहीं तो आप इसको ही याद कर लो. जो भी मैंने बताया वो सब याद करके लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो. अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दें. आप लोग इस चैनल को देखें, इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. बाय बच्चों.